नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे पर ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी गई। पीएम 1 नवंबर को मोरबी में घटनास्थल का दौरा भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभवन गांधीनगर में यह बैठक की। हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य शीर्ष अधिकारी ने भाग लिया। तो पीएम का कहना कि लोगों की हर संभव मदद की जाए। मोरबी हादसे को लेकर पीएम ने ये उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी और साथ ही जायजा लिया और जानकारी ली पूरी कि राहत बचाव कार्य जो किया गया उसकी भी समीक्षा की गई। मोरबी में हुए पुल हादसे में करीब 141 लोगों की मौत हो गई है और इसको लेकर राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कल से लेकर अब तक हुए इस बड़े हादसे की बड़ी बातें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई थी। मृतकों में सबसे ज्यादा 47 बच्चे भी शामिल थे। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। हादसे से जुड़े 9 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल अब तक हो चुकी है। तो लोगों की भारी भीड़ जुटने की वजह से ये पुल टूटा है। बता दें, जो क्षमता थी, क्षमता से अधिक लोग इस पुल पर मौजूद थे और पिछले कई महीनों से ये पुल बंद भी था। सेना के लगभग 300 जवान तैनात किए गए हैं। इंजीनियर स्टोर से लैस सेना की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नौसेना के जवान भी तैनात हैं। हादसे वाले इस पुल की मरम्मत ओरेवा समूह ने की थी और 170 लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया है। वहीं एक शव नदी से अब तक निकाले जा चुके हैं। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। रविवार शाम 7 बजे हुए इस हादसे में 134 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। मोरबी हादसे के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304, धारा 308 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना था कि मानवता को बचाने के लिए हमने पूरी ताकत से अभियान सजा दे। वही आईजी ने प्रशासन की मदद करने के लिए मोरबी के लोगों को धन्यवाद भी कहा है। आपको पता है कि कल एक काफ़ी दुखद घटना मोरबी ज़िले में हुई है। सभी जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागनी व्यक्त करता हूँ। हम लगभग 2 दिन तक 24 घंटे तक काफ़ी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है, तो हमको इसमें काफ़ी आहत हुई भावनाएं हैं। 30 तारीख को हमने एक एफआईआर दाखिल की जिसमें किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क पगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी की 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुनाह दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सज़ा लेने का, दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। आपके लिए जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी
जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31, ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को, तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। इस हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। नदी में तैरती लाशें, चारों तरफ चित्कार, अपनों को तलाशती आंखें। ये मोरबी हादसे की भयावह मंजर को बताने के लिए काफी है। नदी के बीचों बीच झूलता ये पुल और इस पुल पर सवार लोगों की सांसें मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थीं। छठ महापर्व को देखने के लिए इस झूले पर पहुंचे लोगों के चंद पलों के अंदर उनका सामना मौत से होने वाला है और इसमें लोग फिर कभी अपनों के पास लौटकर वापस नहीं आएंगे। लोग चढ़कर गए थे तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को और जो मृतक कुटुंब है उनको उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। पुल पर मौजूद लोगों की हंसी, चीख और चित्कार में पल भर में बदल जाएगी, किसी को यह पता नहीं था। जो तू नथी शूटिंग क्या रेस्क्यू टीम। दरअसल गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर एक सदी पुराना पुल गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है, एक तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति
अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। केबल ब्रिज 100 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। राजा महाराजाओं के समय का यह पुल ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल की तरह झूलता हुआ सा नजर आता था, इसलिए इसे झूलता पुल कहते थे। इसे गुजराती नववर्ष पर महज 5 दिन पहले ही रेनोवेशन के बाद चालू किया गया था। एक चश्मदीद ने बताया कि कुछ लोग पुल पर उछलने कूदने लगे थे और उसके बड़े तारों को खींचने लगे थे। चश्मदीद ने कहा कि पुल भारी भीड़ के कारण गिर गया था। उन्होंने बताया कि पुल गिरने पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैं अपने ऑफिस के समय के बाद दोस्तों के साथ नदी के किनारे आया था। जब हमने पुल के टूटने की आवाज सुनी तो हम वहां पहुंचे और लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद गए। बताया जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना ही ब्रिज को शुरू कर दिया गया था। ब्रिज पर घूमने आए लोगों को 17 रुपए का टिकट खरीदना होता था। वहीं बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट अनिवार्य था। नगर पालिका चीफ ऑफिसर संदीप सिंह ने बताया कि कंपनी ने रेनोवेशन खत्म किया है या नहीं, इसकी जानकारी दिए ब्रिज छुट्टियों में शुरू किया गया और बहुत सारे लोग एक साथ भेजे थे तो उसकी वजह से हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। अगर इस तरह के हादसों की बात करें तो भारत में हादसा 2016 में कोलकाता में एक फ्लाईओवर गिरने से कम 26 लोगों की मौत। 2011 में पूर्वोत्तर भारत में त्योहारों की भीड़ से भरा एक पुल गिरने से 32 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी पर बने फुटब्रिज के गिरने से करीब 30 लोगों की मौत। बिहार के एक रेलवे स्टेशन में 150 साल पुराना पुल गिरने से कम 34 लोगों की मौत। 2003 मुंबई के पास एक पुल नदी में गिर गया था। 19 बच्चों सहित 20 लोगों की मौत हो गई थी। मई 2021 में मेक्सिको सिटी मेट्रो सिस्टम पर ट्रैक पर हादसा, 26 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। 2018 जेनेवा में हादसा, अगस्त 2018 में एक पुल के गिरने से 43 लोगों की मौत हो गई थी। दर्जनों वाहन और यात्री खाई में गिर गए थे। 2007 में नेपाल और चीन में हादसा, चीन के हुनान प्रांत में पुल गिरने से 64 श्रमिकों की मौत हुई थी। नेपाल में पुल गिरने से 16 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। कंपनी पर 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। जो परिवार अपनों को खोता है उसी को एहसास होता है अपनों के चले जाने का दुख। कोई भी मुआवजा उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकता जो मोरबी में हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को हो रहा है। कुल मिलाकर गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने 100 साल से अधिक पुराने केबल ब्रिज के टूटने से पूरा देश दहल गया है। साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ी चेतावनी दे गया है, जो उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो मानवीय जिंदगी को लेकर लापरवाही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। और पीएम ने कहा कि दुख की घड़ी में देश एकजुट है। ये रिपोर्ट। भारत के बिस्मार्क के रूप में मशहूर सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया और लोगों को पीएम मोदी ने कहा, दुख की घड़ी में देश एकजुट दिखाई देता है। साथ ही पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा, एकता का संदेश देते हुए ये योजनाएं देश के कोने कोने में पहुंच रही है। दरअसल कई राज्यों के पुलिस फोर्स के जवानों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड निकाली, जिसका पीएम मोदी ने निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने आरंभ 2022 में प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा, साल 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत विशेष अवसर के रूप में मैं देख रहा हूँ। यह वह साल है जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व ना होता तो क्या होता? अगर 550 से भी ज्यादा रियासतें एकजुट न हुई होती तो क्या होता? हमारे ज्यादातर राजा रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा ना दिखाते तो आज जैसा भारत हम देख रहे हैं हम उसकी कल्पना ना कर पाते। और ये कार्य सरदार पटेल ने ही सिद्ध किए हैं। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक, आधुनिक भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल सदैव ही देश की एकता के पक्ष में रहे। देश की छोटी रियासतों को जोड़कर उन्होंने भारत को आंतरिक रूप से मजबूत करने का काफी काम किया। भारत गणराज्य के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करता हूं। आपको बता दें, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सरदार पटेल ने 500 से भी ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करवाया था और राष्ट्रीय एकीकरण की नींव रखी थी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसकी शुरुआत साल 2014 से हुई थी। सरदार पटेल को रियासतों के भारतीयों के भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए श्रेय दिया जाता है। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की उन्होंने मदद की। फिर राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा के अवसर पर कहा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए वास्तविक और खतरों का सामना करने के लिए हमारे राष्ट्र की ताकत को मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल होकर वापस रायपुर आ गए हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन है और वहां कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। वहां की जनता वर्तमान सरकार से बहुत ज्यादा दुखी है। वहीं गुजरात हादसे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोरबी में हुए पुल हादसे पर दुख है और उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली के दूसरे दिन नया साल मनाया जाता है और उस पुल का उद्घाटन किया गया था और पुल में एक साल इतने लोगों को जाने के लिए टिकट काट दिया गया, जिसके कारण ये घटना हुई है। ये बहुत दुखद, दर्दनाक घटना है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसे छोटा काशी कहा जाता है, तो 16वीं शताब्दी के शिव मंदिर के दर्शन और उसके बाद मंडी में आम सभा, प्रियंका जी की उपस्थिति में इसका कार्यक्रम हुआ। और मुख्य रूप से लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, वर्तमान सरकार से दुखी हैं क्योंकि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना बेतहाशा बढ़ा हुआ है और उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सीधा आम जनता तक पैसा पहुंचता है, जो हमने बताया कि अभी 17 अक्टूबर को ही हमने किसानों को, मजदूरों को, गौपालकों को करीब 2000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। तो ये योजनाओं का लाभ यहाँ छत्तीसगढ़ में मिला। उसी प्रकार से योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो उसका लाभ मिलेगा। तो बड़ी उम्मीद है लोगों को और परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन होगा। सर अब देखिए, अभी गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन नया वर्ष वो लोग मनाते हैं। उसी दिन उस पुल की शुरुआत की गई और अचानक इतने सारे लोगों को एक साथ टिकट काट दिया गया और वहाँ लोग गए और संतुलन बिगड़ा और करीब 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और बेहद दुखद है, दर्दनाक। इसकी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव में 9 देशों के कलाकार शामिल होंगे। महोत्सव में शामिल होने के लिए यूरोप के सर्बिया और एशिया से मालदीव और इंडोनेशिया के नृतक दल रायपुर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए 9 देशों के कलाकार 1 नवंबर से 3 नवंबर तक प्रस्तुति देंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि विदेश से आए कलाकारों का एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया गया। नृतक दलों में गजब का उत्साह देखने को मिला है और इसके साथ ही, इस उत्साह के साथ ही उन्होंने अपने अपने देश की संस्कृति की एक झलक एयरपोर्ट पर भी नृत्य करके पेश की। इसके पश्चात उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा भी लगाया। आपको ये बता दें कि मालदीव और इंडोनेशिया से आए सभी नृतक दलों में 10-10 सदस्य हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। रायपुर में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कभी चाकूबाजी, कभी हत्या, तो कभी चोरी और गांजा तस्करी जैसे अपराध सामने आ रहे हैं। आज रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर रेलवे स्टेशन में 38 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि तस्कर गांजा उड़ीसा से यूपी ले जा रहा था, तभी दोनों तस्करों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आसपास सूचना मिली कि एक 2 व्यक्ति हैं, संदिग्ध बैग लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 में हैं, जिसमें गांजा जैसे पदार्थ का सूचना मिला। तुरंत टीम तैयार करके दबिश दी गई। तो उड़ीसा के रहने वाले शंकर मंडल और प्रशांत हरिजन, शंकर मंडल के पास से 21 किलोग्राम गांजा मिला है और प्रशांत हरिजन के पास से 17 किलो गांजा, ऐसे कुल
38 kg गांजा, 3,80,000 बरामद। ये उड़ीसा से लाए थे, जयपुर से लाना बता रहे हैं और शंकरगढ़ यूपी में बेचते हैं। शारनाथ एक्सप्रेस का AC2 का टिकट मिला इनके पास और क्षमता एक्सप्रेस का भी टिकट मिला है। अभी इन्वेस्टिगेशन में है, उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड पता कर रहे हैं। और दुर्ग में सूर्य की उपासना का छठ पर्व में श्रद्धा और उत्साह देखा गया। बता दें, उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने परिवार के सुख और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रसाद भी वितरण किया गया और इस मौके पर घाट पर ही पानी पीकर लोगों ने व्रत तोड़ा। साथ ही लोगों ने घाट पर जमकर आतिशबाजी की। कई घाटों पर कलाकारों ने छठ मैया के भजन गाकर समा बांधा। और वहीं एसपी ने कहा कि छठ मैया से कामना है कि पूरे जिले में और परिवार में शांति बनाए रखें। छठ में आज सूर्य भगवान की आराधना की गई और भगवान से ये आशीर्वाद मांगा गया कि पूरे जिले में और परिवार में शांति रहे और हम समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। काफ़ी जोश के साथ त्यौहार मनाया गया और पूरे जिले भर में शांति बरकरार रही। घाट के ऊपर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आगे संबंध के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।